आज का जो हमारा लर्निंग का टॉपिक है वो है मैक्सवेल इक्वेशंस। और जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं वो टाइम वेरिंग फील्ड के लिए दी जाती हैं। अभी तक हमने स्टैटिक केस डिस्कस किया है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक डिस्कस किया है। अगर हम किसी चार्ज की बात करें, अगर ये चार्ज है क्यू, अगर ये चार्ज क्यू रेस्ट में है और ये मूव नहीं कर रहा है तो उस केस में यू क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो उस केस में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस कर लिया। अगर हमारे पास कुछ मूवमेंट आ जाता है और ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी यू जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहती है, तो क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। अगर ये स्टडी स्टेट करंट है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटोस्टैटिक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर हमारे पास जो करंट है, करंट में टाइम वेरिएशन आ जाता है, ठीक है, करंट इज टाइम वेरिंग, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा या टाइम वेरिंग फील्ड्स प्रोड्यूस करेगा अगर करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो यही सब जो डिस्कस करना है आज। और मैक्सवेल थे, उन्होंने चार इक्वेशंस दी, और जो चार इक्वेशंस हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम का अगर फ्री स्पेस में कम्युनिकेशन हो रहा है। आपके पास कैसे वेव कम्युनिकेट करेंगी वो मैक्सवेल इक्वेशंस को मॉडिफाई करके ही पता लगाया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो स्टार्टिंग हुआ वो फैराडे लॉ से हुआ। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किए, और एक एक्सपेरिमेंट जो था उनका, उन्होंने देखा कि अगर कोई सर्किट है और उसमें जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, फ्लक्स क्या है? फ्लक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इसका टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये प्रोड्यूस कर रहा है ईएमएफ, वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इन ए क्लोज सर्किट ईएमएफ वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड दिस ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इन द सर्किट। तो ये जो थी, ये डिस्कवरी थी किसकी? फैराडे की। तो हमने देखा था कि जो ये वी ई एम एफ है, स्केलर पोटेंशियल आ गए, तो ये किसके इक्वल था? ये इक्वल था ई डॉट डी एल के। ये हम कर चुके हैं। जिन्हों को नहीं पता वो एक सीरीज़ में वीडियो देखें, क्योंकि इसमें जो ई एम टी है इसमें सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। अगर आप एक एक लेक्चर भी मिस करेंगे, एक वीडियो मिस करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो ये आ गया। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको हमने कैसे लिखा था? बी डॉट डी एस, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, अब हमारे पास जो ये नेगेटिव साइन आया है यहाँ पे, तो मैं लिख रहा हूँ कि जो वी ई एम एफ आया, वोल्टेज आई ई एम एफ की, वो किसके इक्वल आ गई? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आ गया आपके पास। ये फैराडे ने कहा था कि ये ऐसे होता है, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया था। अब हमारे पास जो ये नेगेटिव साइन आया है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है आपके पास? ये कहता है कि नेगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस वोल्टेज एक्ट इन सच अ वे एज टू अपोज द फ्लक्स प्रोड्यूसिंग इट। जो वोल्टेज आई है आपके पास वो इस तरह से एक्ट करेगी वो कि जो फ्लक्स इंड्यूस हुआ है उसको अपोज करेगी। तो ये नेगेटिव साइन इसलिए आया है। और ये कौन सा लॉ है जो नेगेटिव साइन को बताता है? उसको बोलेंगे लेंजेस लॉ। ठीक है, एन भी आएगा, लेंजेस लॉ। अब ठीक है, ये आ गया। इसकी क्या वैल्यू है? इसकी वैल्यू है ई डॉट डी एल, ई एम एफ की। और अगर आप इसकी वैल्यू लिखें मैग्नेटिक फ्लक्स की तो वो है बी डॉट डी एस के इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास एक थ्योरम्स भी है जिसको हम बोल रहे हैं, बार बार कह रहा हूँ मैं कि आप इसको याद रखो, स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर आप किसी भी कोई भी फील्ड है आपके पास और उसका कर्ल का सरफेस इंटीग्रल हो रहा है,
तो उसको आप लिख सकते हो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट फील्ड, ये रहेगा। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ। तो ये लिखो यहाँ पे बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। तो आप लिख लो इसको डेल क्रॉस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, इसको अंदर ले जा सकते हो क्योंकि ये सरफेस की तो इंडिपेंडेंट ही होगा ना। तो ये सरफेस इंटीग्रल आ गया आपके पास। तो इसको लिख सकते हो, ये डिफरेंशिएशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ल में हो जाएगा, क्योंकि जो वेरिएशन है बी की वेरिएशन स्पेस की भी है, ठीक है। तो ये पार्शियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब सरफेस इंटीग्रल को आप ख़त्म कर सकते हो, बोथ साइड है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस साइन भी था यहाँ पे, माइनस कर्ल बी अपॉन कर्ल डी। तो ये जो इक्वेशन आ गई है ये फैराडे से ही लॉ से ही ड्राइव हुई है। और स्टैटिक केस देखो, यहाँ तो डायनेमिक केस आ गया, कर्ल बी अपॉन कर्ल डी। जो वेरिएशन आ गई है वो किसकी आ गई है, टाइम के साथ जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो चेंज हो रही है। और स्टैटिक केस में डेल क्रॉस ई क्या था, ज़ीरो था, वो याद रखना है आपने, इसमें कंफ्यूज मत होना। डेल क्रॉस ई हम ज़ीरो लेके चले हुए हैं स्टार्टिंग से, जब स्टैटिक केस हमने स्टडी किया है। बट यहाँ पे क्या है, डायनेमिक केस है। डायनेमिक केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कह सकते हो आप। तो अगर आपके पास वेरिएशन ख़त्म हो जाए, अगर ये ज़ीरो हो जाए तो डेल क्रॉस ई ज़ीरो ही हो जाएगा, वो स्टैटिक केस हो जाएगा। तो ये तो फैराडे ने दे दी इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को आप याद रख लोगे। ये इक्वेशन जो डेल क्रॉस ई है ये स्टैटिक के लिए अलग रहेगी और डायनेमिक के लिए अलग रहेगी। और हमारे पास जो और इक्वेशंस थी, अगर आप स्टैटिक केस लिखो, स्टैटिक केस, और यहाँ पे लिख लो डायनेमिक केस। तो जो स्टैटिक केस थे, स्टैटिक के लिए आपके पास था डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन, या इसको और करके लिख लो, और इसको ही सेम लिख सकते हो आप, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, ठीक है। और आपके पास जो दूसरी इक्वेशंस थी इसकी स्टैटिक केस में डेल क्रॉस ई, तो ये तो सेम रही, ये इक्वेशन यहाँ सेम रही, दोनों इक्वेशन ये दोनों के एक है, तो एक ही इक्वेशन। तो इसका मैं सिर्फ एक ही लिख रहा हूँ जिसका हमें यूज़ करना है डायनेमिक के लिए, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, ठीक है। जो डेल क्रॉस ई जीरो था वो चेंज होगी, ये फैराडे ने चेंज कर दी थी, ठीक है। तो इसको हमने लिख लिया डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू व्हाट, माइनस कर्ल बी अपॉन कर्ल डी, तो ये हो गया। और हमारे पास डेल डॉट बी भी ज़ीरो है, ठीक है। डेल डॉट बी ये तो सेम रहा, डेल वाली तो दोनों सेम रही हैं, जिसमें डाइवर्जेंस है डेल डॉट बी या डेल डॉट डी वो सेम रही इक्वेशन, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, चाहे वो स्टैटिक के लिए स्टडी कर लो आप, चाहे डायनामिक के लिए स्टडी कर लो। जो मेन चेंज आया है आपके पास इस इक्वेशन में आया है, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, इसको लिखेंगे। तो मैक्सवेल ने ये कंडक्शन करंट कहा उसने कि ये कंडक्शन करंट है, तो आपके पास दो जे आ जाएंगे अब। तो उसने एक और करंट इंट्रोड्यूस कराया इसमें, जिसको हमने बोला है डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अगर आपके पास लो फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहे हो, आप लो फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहे हो, तो ये जो कंडक्शन करंट की वैल्यू है जे सी, ये वैल्यू हाई होती है बहुत, और जो जे डी होता है डिस्प्लेसमेंट करंट वो होता है लेस। जे डी क्या है अभी इंट्रोड्यूस कराएंगे वो। तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी हाई हो जाती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कुछ इंक्रीज हो जाती है और वो प्रोपोर्शन में आ जाती है जेसी के, तो उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते जेडी को, यही बताया था मैक्सवेल ने। तो उन्होंने मैथमेटिकली भी कह सकते हो इसको, एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर सकते हो। तो ये जो आ गया आपके पास, इसका अगर आप डाइवर्जेंस ले लो बोथ साइड इस इक्वेशन का, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डॉट जे, जे ही लिख रहा हूँ इसको, जे सी नहीं लिख रहा हूँ, बाद में जब जेड इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो उसको लिख लेंगे। अब डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी फील्ड इज ज़ीरो, तो ये वाले टर्म तो क्या है, ज़ीरो है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ज़ीरो होगी। और जो डेल डॉट जे है वो क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी है आप लोगों ने, पढ़ाई है, उसका लेक्चर देख लेना अगर जिनको नहीं याद है। तो जो कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है कि डेल डॉट जे नेट फ्लो देगा, ये डेल डॉट जे डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस कर्ल रो बाय कर्ल टी, ये आता है। तो ये वैल्यू अगर मैं पुट करूँ यहाँ पे, तो ये तो ज़ीरो हो गया। तो क्या अगर टाइम वेरिंग आपके पास केस है, टाइम वेरिंग केस में क्या ये ज़ीरो है टर्म, नहीं है, राइट हैंड साइड की कुछ वैल्यू है। स्टैटिक के केस में ज़ीरो हो जाएगा, ये स्टैटिक के केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस चार्ज डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ज़ीरो। बट हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ पे हमारे पास है डायनेमिक केस।
तो ये इक्वेशन ज़ीरो नहीं हुई है, मीन्स इधर जो राइट हैंड साइड है वो ज़ीरो नहीं है, तो ये इक्वेट नहीं हुआ, इसका मतलब इक्वेशन गलत है। तो इसको करेक्शन करनी पड़ेगी इसमें। तो इसमें अगर मैं ये ऐड कर दूँ कर्ल रो बाई कर्ल टी, तो ये ज़ीरो हो जाएगी इक्वेशंस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही किया मैक्सवेल ने। तो उसने क्या किया, ये इक्वेशन ली, इसमें उन्होंने क्या किया, ये आ गया आपके पास डेल क्रॉस एच, आपके पास डेल डॉट जे तो पहले था ही, तो इसमें अगर मैं ऐड कर दूं क्या, कर्ल रो बाय कर्ल टी, तो ये क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ज़ीरो ज़ीरो हो गया बहुत साइड। रो की क्या वैल्यू है, रो की वैल्यू देख लो ऊपर से, ये आ गया डेल डॉट डी है रो की वैल्यू, तो इसको आप लिख सकते हो कर्ल बाय कर्ल टी, ये आ गया आपके पास डेल डॉट डी। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो, अब यहीं पे लिख लेते हैं इसको, डेल डॉट जे तो था ही आपके पास, इसको डेल को आप बाहर लिख सकते हो, क्योंकि डेल जो है स्पेस वेरिएशन है, कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड है उसमें, तो ये कर्ल बाय कर्ल टी को आप अंदर लिख के लिख सकते हो इसको कर्ल डी बाय कर्ल टी, ये आ गया आपके पास। ठीक है, किसके इक्वल आया ये, डेल डॉट डेल क्रॉस एच के इक्वल। ठीक है, तो इसमें से डेल कॉमन ले सकते हो, डेल डॉट जे प्लस कर्ल डी अपॉन कर्ल टी, ये आ गया आपके पास। तो इसमें से डाइवर्जेंस है बोथ साइड, तो वो आप खत्म कर सकते हो। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो जे प्लस कर्ल डी अपॉन कर्ल टी। तो ये जो आ गया आपके पास, ये क्या आया है, ये आ गई मॉडिफाइड मैक्सवेल इक्वेशन बोला है जिसको। तो जो डायनेमिक केस है, डायनेमिक केस को क्या बोल रहे हैं हम, टाइम वेरिंग केस, टाइम वेरिंग, जो फील्ड्स हैं वो क्या हो रही हैं, टाइम के साथ चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे कर्ल डी अपॉन कर्ल टी। तो ये चार इक्वेशंस जो बनी हैं, ये मैक्सवेल इक्वेशन आ गई आपके पास। और मैक्सवेल ने जो ये था जे, इसको जे सी लिखा है, और ये जो आया है कर्ल डी अपॉन कर्ल टी, ये भी करंट ही है, इसको लिखा है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट था, ये इंट्रोड्यूस कराया था मैक्सवेल ने। उसके बाद ही तीन इक्वेशन ऊपर से उठा ली हैं, और इनके जो कॉम्बिनेशन था, इनके कॉम्बिनेशन को कह दिया कि ये है मैक्सवेल इक्वेशंस। तो हमारे पास अगर हम, तो मैक्सवेल की इक्वेशन हमने डिफरेंशियल फॉर्म में कर ली है, डिफरेंशियल फॉर्म हमने स्टडी कर ली है, इसकी इंटीग्रल फॉर्म भी बनेगी। इंटीग्रल फॉर्म में आप बाय यूजिंग डाइवर्जेंस और स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से आप उसको चेंज कर सकते हैं, किसी भी डिफरेंशियल फॉर्म को इंटीग्रल फॉर्म में, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन हम लिखना चाहें, तो ये आ गया डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। तो इसका अगर ये डिफरेंशियल फॉर्म है, क्योंकि डेल लगा हुआ है, डेल जहाँ भी है याद रखो हमेशा वो डिफरेंशियल फॉर्म है, डी स्टैंड फॉर डिफरेंशियल, डी स्टैंड फॉर डेल। तो इसका अगर आपने इंटीग्रल फॉर्म लिखना है, तो आप वॉल्यूम इंटीग्रल लोगे बोथ साइड, और डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दोगे, तो ये आएगा डेल डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज, टोटल चार्ज एन क्लोज। ये क्या था, ये आ गया आपके पास गोज़ लॉ। ठीक है, और हमारे पास डेल क्रॉस ई किसके इक्वल है, अब मैक्सवेल इक्वेशन की बात हो रही है, कर्ल बी बाय कर्ल टी। इसका अगर आपने इंटीग्रल फॉर्म लिखना है, तो इसमें स्टोक्स थ्योरम लगेगी। आप इसमें सरफेस इंटीग्रल लो बोथ साइड, और स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई कर दो। तो डेल क्रॉस ई को लिखोगे ई डॉट डी एल, डायरेक्टली याद रखो इसको। तो यह आ गया माइनस कर्ल अपॉन कर्ल टी, यह आ गया बी डॉट डी एस, ये आ गया आपके पास। और ये क्या था, ये अभी स्टडी किया है हमने थोड़ी देर पहले, ये है फैराडे लॉ। और डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो है, ये सेम इक्वेशन चली थी स्टैटिक केस में भी और डायनामिक केस में। तो मैक्सवेल इक्वेशन डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो का अगर आप इंटीग्रल फॉर्म लिखना चाहें, तो डेल पी डॉट डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो, क्लोज सरफेस इंटीग्रल रहेगा। ये लाइन इंटीग्रल है, ये सरफेस आ गया, ये लाइन आ गया, ये भी सरफेस आ गया। तो ये क्या कहता है, इसका जो मीनिंग रहेगा उसको आप कह सकते हो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक चार्ज, आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज।
ठीक है। आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो पेयर में एग्जिस्ट होगा, डाइपोल बनेगा उसका, ठीक है। और जो लास्ट में इक्वेशन आ गई है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू माइनस नहीं रहेगा जे प्लस कर्ल डी अपॉन कर्ल टी, ये इक्वेशन आ गई है। और इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे, इसमें आप सरफेस इंटीग्रल लो बोथ साइड और अप्लाई करो क्या, स्टोक्स थ्योरम लगेगी इसमें, तो ये आ गया आपके पास एच डॉट डी एल इज इक्वल टू जे का जो बन जाएगा, इसको आप चलो ऐसे लिख लो, सरफेस इंटीग्रल जे प्लस कर्ल डी अपॉन कर्ल टी, और इसका सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया आपके पास, और इसको क्या बोला है, ये है आपके पास एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ नहीं कह सकते, एम्पियर सर्किटल लॉ कर लो, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये इक्वेशंस जो हैं ये मैक्सवेल इक्वेशंस हैं चार, डिफरेंशियल फॉर्म में और इंटीग्रल फॉर्म में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, हर बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो इसको आप याद कर लें। और इनका अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें इसको वर्ड्स में, तो ऐसे लिखेंगे डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो आ गया, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल डॉट डी को हमने भी लिखा ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज रहेगा डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू वन क्लोज। तो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स, क्योंकि जो डी डॉट डी एस है वो आउटवर्ड फ्लक्स देगा ऑफ ई फ्लक्स डेंसिटी, ई फ्लक्स डेंसिटी इज दिस डी, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी है ना, ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, यही बता रहा है, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट कहता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इक्वेशन किसके लिए है, ये इसके लिए है डेल क्रॉस ई वाली इक्वेशन के लिए, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस कर्ल बी अपॉन कर्ल टी, इसकी एक्सप्लेनेशन है। और ये इसका जो इंटीग्रल फॉर्म रहेगा वो क्या रहेगा, ई डॉट डी एल माइनस कर्ल बाय कर्ल टी डी डॉट डी एस। तो ये क्या कहता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो ये ई डॉट डी एल है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देगा अराउंड ए क्लोज पाथ की बात हो रही है, इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द टाइम डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लोइंग थ्रू एनी सरफेस बाउंडेड बाय द पाथ। ये डेफिनेशन इसकी बन गई है हमारे पास। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा इस इक्वेशन के लिए डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसकी अगर आपने इंटीग्रल फॉर्म लिखनी है तो इसको लिखोगे बी डॉट डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो, द मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट डी एस क्या देगा, मैग्नेटिक फ्लक्स देगा पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ज़ीरो, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। जो लास्ट में रह गया आपके पास वो है इस इक्वेशन के लिए जो मेन इक्वेशन मैक्सवेल ने मॉडिफाई की थी, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे कर्ल डी अपॉन कर्ल टी, इस इक्वेशन के लिए अगर इसका आप इंटीग्रल फॉर्म लिखना चाहें, अभी लिखा है हमने इंटीग्रल फॉर्म, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एच डॉट डी एल क्लोज इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल जे प्लस कर्ल डी अपॉन कर्ल टी डी एस, ये आ गया। तो ये क्या देगा, ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, एच डॉट डी एल क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स अराउंड ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू सम ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ये जो है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट एंड कंडक्शन करंट थ्रू एनी सरफेस बाउंडेड बाय द पाथ। तो ये जो आ गए हैं, ये डेफिनेशंस आ गए हैं हमारे पास, जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उनकी एक्सप्लेनेशन आ गई है, तरह से कह सकते हो, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं वो है टाइम हार्मोनिक फॉर्म के लिए, साइनसॉइडल वेरिंग फॉर्म या फिर फेजर फॉर्म, ये सब एक ही हैं। तो अगर साइनसॉइडल वेरिंग फॉर्म में लिखना हो किसी भी फील्ड को, जो है होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो उसमें साइनसॉइडल वेरिएशन या कोसाइनसॉइडल वेरिएशन होती है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई को मैं लिख सकता हूँ, तो मैंने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये फर्स्ट लेक्चर में, उसमें स्पेस का वेरिएशन भी होगा और टाइम का भी होगा। तो ई एक्स वाई जेड कोमा टी, तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कि जो ये एक्स वाई जेड कंपोनेंट तो है, जो ये टाइम की वेरिएशन है वो आप कोस से भी दे सकते हो, कोस ओमेगा टी, और साइन से भी दे सकते हो। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई एक्स वाई जेड कोमा टी इज इक्वल टू ई
एक्स वाई जेड साइन ओमेगा टी। ओके, सो विद हम दोनों में से एक लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर इसको एक्सपोनेंशियल की टर्म में लिखना हो बाय यूजिंग यूलर फार्मूला, वी हैव अ रिलेशन e raised power j omega t इज इक्वल टू cos ओमेगा t प्लस j साइन ओमेगा t। ठीक है, तो ये रिलेशन बनता है हमारे पास। और जो j है वो आइटा और j सेम ही होता है, कई बुक्स में आइटा लिखते हैं जो, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, वो √-1 के इक्वल होता है। तो जो ये टर्म है इसको मैं क्या लिख रहा हूँ कंप्लीट, इसको सिंपलिसिटी के लिए ई लिख लेते हैं। ठीक है, बार बार एक्स वाई जेड ना लिखना पड़े, ई लिख रहे हैं। इसको लिख लेते हैं E1, 1 सब्सक्रिप्ट कर लेते हैं। तो 1 का मतलब है एक्स वाई जेड का वेरिएशन आ गया आपके पास, तो ये आ गया E1। ओके, सो इसको हमने लिख लिया है। टोटल को लिखना चाहें तो रियल पार्ट ऑफ E1 e रेज पावर j ओमेगा टी। रियल पार्ट क्या है इसका, रियल पार्ट क्या है, cos ओमेगा टी है, तो ये इक्वल टू इसके आ गया। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहें इस वाले टर्म को, तो ये तो ई है, तो ये किसके साइन ओमेगा टी है, तो वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। E1 e रेज पावर j ओमेगा टी, इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो अगर हमारे पास, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास कोसाइनसोइडल वेरिएशन ही है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे हर एक फील्ड को। ठीक है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू रियल ऑफ E1 e रेज पावर j ओमेगा टी। अगर मैग्नेटिक फील्ड है, बी को लिख रहे हैं, तो उसको हमने लिख दिया रियल ऑफ आएगा यहाँ पे बी ए रेज पावर j ओमेगा टी, ये आ गया आपके पास। इसको ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, तो अब हम इक्वेशंस की बात करते हैं। तो जो मैक्सवेल इक्वेशंस हमारे पास आई हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, उनको 1 बाय 1 मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इससे स्टार्ट करते हैं, जो फैराडे लॉ वाली इक्वेशंस है, डेल क्रॉस ई माइनस कर्ल बी अपॉन कर्ल टी। इसको अगर टाइम हार्मोनिक फॉर्म में लिखना चाहें तो ई की वैल्यू ये आ गई और बी की वैल्यू ये है, ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो इसको लिख सकते हैं डेल क्रॉस ई क्या है, रियल ऑफ E1 e रेज पावर j ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस कर्ल बाय कर्ल टी। बी क्या है, रियल ऑफ B1 e रेज पावर j ओमेगा टी, ये आ गया। ठीक है, तो इसको रियल जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा कर्ल के, तो यू कैन इसको बाहर ले सकते हो। तो यू लिख सकते हैं यहाँ पे रियल ऑफ, और जो डेल है डेल को भी अंदर लिख सकते हो इसके ले जाके। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल क्रॉस E1, और ये e रेज पावर j ओमेगा टी भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसमें t का वेरिएशन है और डेल में t का वेरिएशन है ही नहीं। डेल की वैल्यू में क्या है, कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड। तो t का वेरिएशन है ही नहीं इसमें, तो ये लिख सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू माइनस, सो ये कर्ल बाय कर्ल टी भी यहाँ पे ले जा सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और ये रियल के इंडिपेंडेंट है, तो रियल ऑफ इसका आ गया। तो B1 की वैल्यू क्या है, B1 में सिर्फ एक्स वाई जेड के कंपोनेंट है, उसमें t है ही नहीं, तो B1 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, j ओमेगा ए रेज पावर j ओमेगा टी। तो कर्ल बाय कर्ल टी ने क्या दिया, j ओमेगा। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ पूरी टर्म को, तो ये इक्वल टू आ जाएगा, रियल कॉमन आ जाएगा इसमें से, ये इधर आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस हो जाएगा ना आगे इधर। तो रियल को कॉमन ले लो, और ये पावर j ओमेगा को भी, ये पावर j ओमेगा टी को भी कॉमन ले सकते हो आप, तो वो भी कॉमन ले लो। तो ये आ गया प्लस j ओमेगा B1, और कॉमन क्या आ गया, e रेज पावर j ओमेगा टी, और रियल को कॉमन ले लिया, ये आ गया, ये इक्वल टू 0 आ गया। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाए, ख़त्म हो जाएगा e रेज पावर j ओमेगा टी भी और रियल भी, क्योंकि इक्वल टू 0 है। सो इट्स इम्प्लाइज दैट
डेल क्रॉस E1 इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा B1। ठीक है, ये सिंपलिसिटी के लिए लिया था। अगर इसको पूरा लिखना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम का वेरिएशन नहीं रहा, सिर्फ इसको लिख सकते हो आप डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा B। तो ये आ गया आपके पास, ये जो है ये है मैक्सवेल इक्वेशन इन टाइम हार्मोनिक फॉर्म और फेज़र फॉर्म और साइनसॉइडल वेरिंग फॉर्म। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो इसको और इस इक्वेशन को जिससे हमने ये ड्राइव की है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है डेल क्रॉस ही, जो कर्ल बाय कर्ल टी है उसकी जगह आ गया जे ओमेगा, बी भी सेम ही है आपके पास। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे कर्ल डी बाय कर्ल टी। इसमें जो h की वैल्यू है, h इज इक्वल टू रियल ऑफ h1 ई रेस पावर जे ओमेगा टी, और d की जो वैल्यू है वो है रियल ऑफ d1 ई रेस पावर जे ओमेगा टी, जो j की वैल्यू है j इज इक्वल टू रियल ऑफ j1 ई रेस पावर जे ओमेगा टी। ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये पुट करो वैल्यूज़ यहाँ पे। तो इस इक्वेशन में अगर पुट करोगे वैल्यू तो ये आ जाएगा डेल क्रॉस रियल ऑफ h1 ई रेस पावर जे ओमेगा टी इज इक्वल टू रियल ऑफ j1 ई रेस पावर जे ओमेगा टी प्लस कर्ल बाय कर्ल टी, d की जो वैल्यू है वो है d1 ई रेस पावर जे ओमेगा टी। ये आ गया। अच्छा, तो इसको अगेन वही है, रियल को आप बाहर लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो रियल ऑफ डेल क्रॉस h1 ई रेस पावर जे ओमेगा टी, ये इज इक्वल टू रियल ऑफ, ये तो सेम रखो, एज इट इज़ रखो इसको, इसमें ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कर्ल बाय कर्ल टी, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास जे ओमेगा d1 ई रेस पावर जे ओमेगा टी। ये आ गया। सब जो टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और रियल कॉमन ले लो, और साथ में ई रेस पावर जे ओमेगा टी भी। तो यहाँ से आ गया कॉमन, ये आ गया डेल क्रॉस h1 प्लस j1 प्लस जे ओमेगा d1 ई रेस पावर जे ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल आउट हो गया, रियल और इस पर जे ओमेगा टी। तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे, डेल क्रॉस h1 इज इक्वल टू j1 प्लस जे ओमेगा डी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गए थे, माइनस क्या आएंगे यहाँ पे, इसको देख लेना ज़रा। ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में हम लेके आए थे इनको, तो वो देख लेना एक बार। तो ये जो h का वेरिएशन है इसमें वो एक्स वाई जेड का ही है। तो इसको अगर सिंपल लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, डेल क्रॉस h इज इक्वल टू जे प्लस जे ओमेगा डी। तो ये जो आ गया आपके पास, अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो ऊपर वाली से, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ये जे वाली टर्म भी सेम है, जो सिर्फ कर्ल बाय कर्ल टी आया है उसकी जगह जे ओमेगा आ गया। तो एक रूल है, ये सिंपल सा रूल है जो टाइम हार्मोनिक्स फॉर्म में लिख रहे हो, जहाँ भी कर्ल बाय कर्ल टी लगाएगी जिस टर्म के साथ, उसके साथ जे ओमेगा लगा दो। ठीक है, कर्ल बाय कर्ल टी को जे ओमेगा से रिप्लेस कर दो, ये कह सकते हो, ये अच्छा वर्ड है कहना। जो दो इक्वेशन रिमेनिंग है वो सेम रहेंगी, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, उसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो चेंज आ रहा है वो कर्ल बाय कर्ल टी आ रहा है जहाँ वहाँ आ रहा है। ठीक है, ये घोसला, और डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन सेम रहेंगी। तो 4 इक्वेशन आ गई हमारे पास। एक इक्वेशन ये बनी है, एक हमने पहले लिखी थी, कौन सी वाली, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा बी, ये वाली इक्वेशन। तो ये इक्वेशंस जो हैं वो हमारे पास टाइम हार्मोनिक्स फॉर्म, फेजर फॉर्म या साइनसॉइडल फॉर्म में हैं
मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है।